Hi, be the change that you wish to see in the world. Today is 8th of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मध्य प्रदेश में है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। होम रूल मूवमेंट के टाइम पर श्री बाल गंगाधर तिलक जी को एपिथेट मिला था लोकमान्य। स्प्रिंगिंग टाइगर, A study of a revolutionary is a biographical work of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नवाब सिराजुद्दौला लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के। आज के सवाल हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द सांभर सॉल्ट लेक इज सिचुएटेड? इन विच इंडियन स्टेट इज द गोरुमारा नेशनल पार्क सिचुएटेड? पुलिकत बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? रिक्सडैग ये नाम है पार्लियामेंट का किस कंट्री की? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन होम रूल लीग 1916 कौन थे? ये 5 सवाल हैं आज के लिए। आज की वोकैबुलरी है इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट मतलब भत्ता, वेतन, कोई सैलरी है। पेमेंट, फी, चार्ज। वर्चुसो का मतलब होता है कि वो बहुत ही आर्टिस्टिक पर्सन है। दिस इज हाईली स्किल्ड इन सम आर्टिस्टिक परसूट। जीनियस, एक्सपर्ट, प्रोडिजी। इंकलिंग मतलब आभास है किसी चीज का। You are having this sense, slight knowledge or suspicion or hint, idea, notion. Veneration का मतलब होता है उपासना, respect, admiration और devotion. warlock मतलब होता है जादूगर, sorcerer, witchcraft, wizard. ये vocabulary words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं। आज हम समझेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल। दिस इज फार्मर यूनियन एंडिंग प्रोटेस्ट्स टुडे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का आज हम मैप तैयार करते हैं, ज्योग्राफी जानते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट है। हाइड्रोजन सल्फाइड सप्रेस करता है HIV, हेल्पफुल होता है। IISc की एक स्टडी में ये पाया गया। दिस इज रोबस्ट फ्रेंडशिप। कल हमने रशिया के बारे में जाना था, आज हम इंडो रशिया रिलेशंस को प्रिपेयर करेंगे। मॉन्यूमेंटल मिस्टेक फॉर्मेंटेड बाय इम्प्यूनिटी, दिस इज अबाउट आफ्सपा एंड नागालैंड। हेल्थ अकाउंट नंबर्स दैट रिक्वायर क्लोजर स्क्रूटिनी, बीइंग फ्री ऑफ ओल्ड वेज, बायो रेमेडिएशन। साइलेंट विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन का कवरेज बढ़ाएं। AK-203 ट्राई सर्विस का ट्रेनिंग हुआ कश्मीर में, ये AK-203 है। Then we will have certain news regarding world affairs. Then UAE, China, Hyundai and domestic air, India-Russia relation. फिर ये है 20th मीटिंग इंडिया रशिया की, और रशिया वेपन्स, आर्म्स के लिए इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये कुछ इम्पोर्टेंट डील्स हैं जिनके नाम जानेंगे। Then in the end we will talk about AFSPA. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu, Delhi, December 8, 2021. So ये first news है। Nagaland seeks AFSPA repeal, scraps ongoing Hornbill Festival. AFSPA हम आगे देखते हैं। कल जो अनफॉर्चुनेट ये हमने न्यूज़ देखा था नागालैंड में सिक्योरिटी फोर्सेस वर्सेस सिविलियन, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसको स्क्रैप कर दिया गया है। सी व्हाट इज दिस हॉर्नबिल फेस्टिवल? तो ये है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल ये इस हॉर्नबिल बर्ड के नाम पर सेलिब्रेशंस होते हैं नागालैंड में। नागालैंड की जो कल्चर है, एथोस है, उसमें इस हॉर्नबिल फेस्टिवल का बहुत सिग्निफिकेंस है। सो व्हाट इज दिस हॉर्नबिल? ये एक फेस्टिवल है, हर साल होता है, एवरी ईयर होता है, 1 से 10 दिसंबर के बीच में। नागालैंड में होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट नागालैंड। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? रिवाइव करना, प्रोटेक्ट करना, सस्टेन करना, प्रमोट करना जो रिच हेरिटेज है नागा की, रिच हेरिटेज ऑफ नागा और वहाँ के ट्रेडिशन। तो इसीलिए ये हॉर्नबिल फेस्टिवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन को एनकरेज करने के लिए। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिजिनस फेस्टिवल है जो स्टेट में होता है। स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है, और बिकॉज ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में वी नो दैट टूरिज्म का भी बहुत पोटेंशियल है।
तो इससे प्रमोट होता है टूरिज्म इन द स्टेट। ये जो फेस्टिवल है एनुअल फेस्टिवल है, दिसंबर में होता है। यूनिकनेस एंड रिचनेस ऑफ नागा हेरिटेज को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी होता है। फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द बर्ड हॉर्नबिल विच इज द मोस्ट रेवर्ड एंड एडमायर्ड बर्ड फॉर द नागास। तो इस बर्ड के नाम पर ये फेस्टिवल होता है। कल्चर ऑफ नागालैंड एंड नागा कम्युनिटी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब जो नेक्स्ट है वो है फार्मर यूनियंस टू टेक कॉल ऑन एंडिंग प्रोटेस्ट्स टुडे। तो ये बात चल रही है विड्रॉवल ऑफ केसेस, एमएसपी, ये दोनों फ्रिक्शन के पॉइंट हैं अभी भी। लेट अस सी यहाँ क्या डिसीजन आता है। देन दिस इज यूएपीए सुप्रीम कोर्ट स्टडी स्ट्रीम। ये कहाँ का फोटोग्राफ है? इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। वाटर लेवल रोज हुआ था, कैचमेंट एरिया मुल्ला पेरियार डैम, तो वाटर यहाँ पे ऐसे रिलीज किया जा रहा है, स्टेडी स्ट्रीम। देन नेक्स्ट इज अबाउट ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कल एक सर्कुलर भी चल रहा था, आईएमए ने ये बताया है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये बड़ा ट्रांसमिसिबिलिटीज की ज़्यादा है, मतलब बहुत तेज़ी से फैल सकता है। बट ये कितना सीवियर होगा इस बात पे वी डू नॉट हैव कॉन्क्लूसिव दिस एविडेंस रिपोर्ट। तो लेट अस सी। फॉर टाइम बीइंग अगेन हमारे पास एक ही काम करना है, वैक्सीनेशन लगाना है और कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस ये दो चीज़ ध्यान रखना है, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल। बाकी लेट अस सी गवर्नमेंट, आईसीएमआर, आईएमए ये क्या सर्कुलर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो अकॉर्डिंगली हम फॉलो करेंगे। सिमिलर इज द केस विद बूस्टर डोज। लेट अस सी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। ईसी ने वॉर्न किया 2 ऑफिसर्स फॉर वायलेशन ऑफ इलेक्शन कोड। ऑनरेरियम रेज्ड अमिड काउंसिल पोल। इलेक्शन कमीशन। देन ये स्टेट्स रिलेटेड न्यूज़ है, केरला, तमिलनाडु। अब दिस इज इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड सप्रेस करता है HIV को। ये जो फाइंडिंग है ये फाइंडिंग है IISc बेंगलोर का। तो इससे हम ज़्यादा बेटर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ला सकते हैं अगेंस्ट दिस एड्स HIV। तो दिस इज़ न्यू फाइंडिंग। हमारे पास एड्स HIV से लड़ने का कोई ऐसा कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं था। सो नाउ वी हैव सर्टेन फाइंडिंग्स। बिफोर दैट जो नॉर्थ ईस्ट में हमने हॉर्नबिल फेस्टिवल देखा, तो आज का पहला सवाल है प्रिपेयर अ नोट ऑन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, इसके बारे में जानिए। ड्रॉ अ मैप, एक मैप ड्रॉ करिए। डिस्कस देयर ज्योग्राफी, और यहाँ की स्पेसिफिकली ज्योग्राफी के बारे में लिखिए। तो हमें काम क्या करना है, पहले तो हमें ऐसा एक मैप बनाना है कि हमें सारे राज्यों के नाम पता हो, सारी बॉर्डर्स पता हो, यहाँ के ज्योग्राफी के बारे में पता हो। लाइक यहाँ पे रिवर्स कौन सी है, यहाँ पे हिल्स कौन सी है, गारो, खासी, जैंतिया टाइप। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स कौन से हैं, ट्राइब्स के नाम पता होने चाहिए। वी शुड बी नोइंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे ये अरुणाचल है, फिर ये कैपिटल ईटानगर हो गई, ये नागालैंड है और ये कैपिटल कोहिमा, जहाँ पे अभी टेंशंस है, ये कोहिमा। फिर ये मणिपुर है, इसकी कैपिटल है इम्फॉल। मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल। अगरतला त्रिपुरा, शिलोंग मेघालय, गुवाहाटी असम, और हम गंगटोक सिक्किम भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम ये पूरा जो जोन है इसकी ज्योग्राफी के बारे में हमें एक नोट प्रिपेयर करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो प्रीलिम्स में हर साल अगर ज्योग्राफी रिलेटेड कोई सवाल आता है तो उसमें नॉर्थ ईस्ट की सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है और बहुत फ्रिक्वेंट है यहाँ से क्वेश्चन आना। जैसे पहले एक बार सवाल आया था, कोहिमा से कोट्टायम जाना है, तो कितने मिनिमम राज्यों के थ्रू आपको जाना पड़ेगा? आंसर कोहिमा टू कोट्टायम। सो दीज आर फाइंडिंग्स रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके दूसरे मायने भी हैं। अक्सर क्या होता है, जैसे सेंट्रल इंडिया है, साउथ इंडिया है, तो एक्चुअली इतना एक्सपोजर डायरेक्ट लिंकेजेस होता नहीं है। तो मेनी टाइम्स वी फाइंड कि वी एक्ट इग्नोरेंट, वी डोंट नो अबाउट the geography, culture, history, etc. of northeast of India. So which is wrong. So that is why we should be knowing about northeast of India. So do this exercise. Prepare a note on northeast states of India. एक मैप ड्रॉ करिए बड़ा अच्छा सा, और सारे राज्य बताइए, उसकी कैपिटल बताइए, और उससे रिलेटेड ज्योग्राफी भी डिस्कस करिए। ज्योग्राफी, ओके। सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया।
अब ये हो गया ना, अब इसके आगे हम इस पे फर्दर दूसरे लेवल का क्वेश्चन कुछ ही दिनों में देखेंगे। जैसे कल हमने रशिया के बेसिक्स पढ़ा, अब हम इंडो रशिया रिलेशंस आज देखेंगे। ओके, सो दिस इज देयर। अब वापस बैक टू दिस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो H2S बनाया है, H2S पे स्टडी किया है IISc ने, तो इन्होंने कोलैबोरेशन में ये देखा कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये सप्रेस करती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस को। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक्चुअली इन दोनों टर्म्स में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, व्हाट इज HIV एंड व्हाट इज एड्स, डिफरेंस क्या है। तो सी, HIV एक वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दिस इज अ वायरस। इससे इन्फेक्शन से, जैसे अभी कोविड का वायरस है ना, ऐसे ही ये वायरस होता है। ये जो वायरस होता है ये डैमेज करता है इम्यून सिस्टम को। हमारा इम्यून सिस्टम है, मतलब हमारी बॉडी की जो फौज है, आर्मी है, उसको ये डैमेज करता है। कैसे डैमेज करता है? CD4 सेल्स को किल करके। तो HIV इज अ वायरस, ये वायरस बॉडी में आता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है? CD4 सेल्स, बिकॉज ये किल करता है। व्हाट आर CD4 सेल्स? ये पार्ट होते हैं ह्यूमन सिस्टम के। HIV इनको अटैक करता है। लॉस ऑफ CD4 सेल से क्या होता है? बॉडी जो होती है ना, इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाती। तो प्राइमरली जो HIV इन्फेक्टेड हो जाते हैं उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती है। अब इसी का जो वर्जन है वो होता है एड्स। एड्स इज द लास्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन एडवांस होता है एड्स में। अमाउंट ऑफ HIV इन द बॉडी इंक्रीज होता है, CD4 सेल्स डिक्रीज होते हैं, तो एक कंडीशन आ जाती है जिस कंडीशन को बोलते हैं एड्स। तो ये HIV इन्फेक्शन प्रोग्रेस टू एड्स होता है और दिस इज देयर। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? तो ट्रीटमेंट करने के लिए ये होता है कि हम इस वायरस का जो इम्पैक्ट है उसको कम करें, सप्रेस करें दिस वायरस को, और वो सप्रेस हो सकता है बाय H2S। सो दैट इज वाई दिस इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। ग्राउंड ब्रेकिंग यहाँ पे इन्होंने, साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने ये चीज़ फाइंड किया है। गुड। अब इसके बेसिक्स भी हमें पता होने चाहिए कि जैसे ये HIV है तो एक्चुअली बॉडी का अगर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आप वल्नरेबल हो जाओगे, आपको हर टाइप की डिसीजेस होने लग जाएगी। तो दैट इज वाई ये डिसीज का हमें HIV वायरस को किल करने का H2S इज इम्पॉर्टेंट। अब एक इसमें यह भी होना चाहिए कि ये HIV वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है। जैसे कोविड में हमने देखा एयर के थ्रू हो रहा है, कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है, तो ऐसे ही HIV वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? तो ये ट्रांसमिट होता है प्राइमरली बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये होता है बाय ब्लड अगर ऐसे एक्सचेंज हो रहा है, निडल्स या फिर ड्रग्स वगैरह, तो ये एक बड़ा दिस कॉज ऑफ वरी है। दैट इज वाई इंजेक्शंस वगैरह जब भी लगाने जाए हमेशा फ्रेश डिस्पोजेबल जो निडल होती है वो यूज करना चाहिए। मदर टू बेबी भी हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। तो दीज आर द वेज जिससे ये ट्रांसमिट हो सकता है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी होते हैं। तो HIV एयर वाटर से ट्रांसमिट नहीं होता है, सलाइवा, स्वेट, टीयर्स, क्लोज्ड माउथ, किसिंग से नहीं होता है, इंसेक्ट और पेट्स और टॉयलेट्स, फूड और ड्रिंक्स से भी नहीं होता है। ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है बिकॉज मैनी ए टाइम्स वी फाइंड दिस इन सोसाइटी कि जो सपोज HIV या एड्स इन्फेक्टेड पेशेंट है उससे सोशल डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है, स्टिग्मा होता है। तो दिस थिंग ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो दीज आर बेसिक्स ऑफ दिस वायरस। अब जो नेक्स्ट है वो है रोबस्ट फ्रेंडशिप। रोबस्ट फ्रेंडशिप, ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड कौन है हमारा? उसका नाम है रशिया। तो इंडिया एंड रशिया हैव टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप वाइल डीपनिंग टाइज। तो फ्रेंडशिप में भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो द पॉइंट इज कि ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, लॉन्ग डेकेड्स लॉन्ग फ्रेंडशिप है, अभी के जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेज है उसमें हमें जो मैनूवरिंग है, नेविगेशन है, वो अप्रोप्रिएट करने की ज़रूरत है। ऑल वेदर पार्टनरशिप कहा है बिटवीन द टू कंट्री डिस्पाइट ट्राइंग ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस। वर्ल्ड में अभी बड़े चैलेंजेस हैं बट ये फ्रेंडशिप ऑल वेदर फ्रेंडशिप रही है। अब चैलेंजेस क्या हैं? जैसे ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ गया, कोविड-19 रिलेटेड हार्डशिप्स हुई, न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ती जा रही है। IR का एक तरीका ये भी होता है लिखने का, आप डायरेक्ट कंट्रीज के नाम मत बोलो, उनकी कैपिटल्स के नाम बोल दो। जैसे इंडिया USA की बजाय न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन, दिस इज अ वे। चाइना का टेंशन बढ़ रहा है, गलवान क्राइसिस है, बॉर्डर इशू है चाइना का इंडिया के साथ, अफगानिस्तान में नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, रशिया USA टाइज अनकंफर्टेबल हो जाते हैं।
अनकंफर्टेबल। ट्रम्प एरा में तो बड़ी हॉस्टिलिटी बढ़ गई थी, बाइडन एरा में भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। अब इंडिया की प्रॉब्लम क्या होती है कि रशिया भी हमारा फ्रेंड है, यूएसए भी हमारा फ्रेंड है, और ये दोनों फ्रेंड आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब इंडिया क्या करे? दिस इज द प्रॉब्लम वी फेस इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस व्हेन इट कम्स टू रशिया एंड यूएसए। प्लस अभी जो नया जो क्राइसिस हो रहा है वो हो रहा है यूक्रेन का इशू। यूक्रेन में अगर रशिया इंटरवीन करता है, फोर्सफुली एंटर करता है, तो नाटो यहाँ पे उसके डिफेंस में आएगा और फिर ये जो प्रॉब्लम है ये एस्केलेट हो सकती है। क्वाड इज ऑल्सो वन थिंग। सो ये सब डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज है इंडिया रशिया बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में। अब इसी बीच जो व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए तो हमने अग्रीमेंट किया 10 साल मिलिट्री टेक्निकल प्लान का। तो मतलब मिलिट्री कोऑपरेशन हमारा ऑलरेडी काफ़ी डीप है, रॉबस्ट है। हम 10 साल तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिलेटेड जो हमारे अग्रीमेंट्स हैं वो रखेंगे। ये नाम याद रखना है, 6 लाख कलाशिंकोव असॉल्ट राइफल्स बनेगी। इंडिया का जो पार्ट है, तो डिस्पाइट रेजिस्टेंस फ्रॉम वॉशिंगटन, अब इंडिया ने भी अपनी फ्रेंडशिप निभाई। वॉशिंगटन ने प्रेशर डाला काटसा का, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, बिकॉज हम रशिया से खरीद रहे थे S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम। बट इंडिया ने स्टेडी रहा और इंडिया ने कहा हम खरीदेंगे डिस्पाइट बीइंग प्रेशराइज्ड फ्रॉम दिस यूएसए। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। इंडिया एंड रशिया को ज़रूरी है कि वो सेफली नेविगेट करे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप दे ऑक्यूपाई। गुड लाइन, नोट इट डाउन। सो कल के सवाल में हमने देखा रशिया के बारे में, उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हमने प्रिपेयर कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं और वो है प्रिपेयर अ नोट इन इंडिया रशिया बायलैटरल टाइज। इंडिया, जब भी हम दो कंट्री की बात करते हैं, राइटिंग में भी ये ध्यान रखिए, सबसे पहले अपनी कंट्री का नाम आएगा। तो इंडिया यूएसए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया दिस सऊदी, ऐसे लिखेंगे हम, इंडिया रशिया। और ये बायलैटरल टाइज पे यू हैव टू फोकस। और बैकड्रॉप क्या होगा? चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स। तो इसमें आप थोड़ा हिस्ट्री लिखो, बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है इंडो रशिया हिस्ट्री में, ज़्यादा आप फोकस करो चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स में। अभी प्रेजेंट जो सर्कमस्टेंसेज है ना, उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करो। सो दिस इज दिस। और जो ओवरऑल जो टोन होनी चाहिए आंसर की, वो ये होनी चाहिए कि डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, बट हमें नेविगेट करना है। क्यों? क्योंकि रशिया इज़ अ ऑल वेदर फ्रेंड। तो इस लाइन पे थिंक एंड राइट इट डाउन। अब जो नेक्स्ट है वो है मॉन्यूमेंटल मिस्टेक फॉर्मेंटेड बाय इम्प्यूनिटी। तो ये तो पहला एडिटोरियल था, ये दूसरा एडिटोरियल है। अब इसमें ये बोलते हैं कि अपनी जो टीम इंडिया है ना, अगर इंडिया में मतलब सब कॉन्टिनेंट में खेलना होता है तो ये शेर बन जाते हैं, और वही न्यूजीलैंड में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना होता है तो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, स्पेशली जब स्विंग बहुत हो रही है, जैसे यूके में हमने देखा, ब्रिटेन में, एट होम। तो दिस इज़ गुड अगेन कि हमने यहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ चैम्पियनशिप जीता, बट चैलेंजेस अभी भी है। कोहली फॉर्म पे नहीं है, लास्ट टाइम पता नहीं कब 100 आया था इसका। देन जो यंगस्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। द्रविड़ अब दिस कोच है, गुड। तो फ्यूचर इज लुकिंग ब्राइट, लेट अस सी। साउथ अफ्रीका टूर भी है, ओमिक्रॉन वेरिएंट भी है, लेट अस सी। ये है मॉन्यूमेंटल मिस्टेक फॉर्मेंटेड बाय इम्प्यूनिटी। यहाँ बेसिकली जो बात हुआ है वो ये है कि जो फौज होती है, फौज क्यों होती है? फौज का काम होता है सिविलियंस को डिफेंड करना, सिविलियंस पे अटैक नहीं करना। तो ये जो भी बॉच्ड अप ऑपरेशन हुआ, जो भी ह्यूमन एरर हुआ, वॉट एवर इट इज़, यहाँ ऑनरशिप सेट करना ज़रूरी है। आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस प्रोफेशनल है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस लॉ अबाइडिंग है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस एथिकल है। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे सेट करना ज़रूरी है। जो इस टाइप के जो केसेस होते हैं, जैसे अभी नागालैंड में हुआ, दिस इज़ नॉट राइट। जैसे एक फ्रेंड है पुलिस में, सो ही वाज सेइंग कि देखो, वेपन्स तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी उठाती है, वेपन्स जो होते हैं वो इंसर्जेंट भी उठाते हैं, और ये दोनों वेपन्स को यूज़ भी करते हैं। बट जो पर्पस होता है ना, वो डिफ्रेंशिएटर होता है बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड दिस इंसर्जेंट्स, रेबल्स या फिर मिलिटेंट्स वगैरह, या फिर टेररिस्ट। पर्पस, तो ये पर्पस ना डिफीट नहीं होना चाहिए। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस एक बेटर, बिगर पर्सपेक्टिव, बिगर पर्पस के कारण वेपन्स उठाए हैं, तो वहाँ ये चीज़ ज़रूरी होना चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म हो, नियम का पालन करें। यू कैन नॉट एक्ट लाइक द अदर पार्टी, यू हैव टू बी एथिकल, यू हैव टू बी अकाउंटेबल। ये जो चीज़ है ना, इसके लिए वी नीड टू डू समथिंग बेटर। जो ट्रस्ट है उसको रीस्टोर करें।
इम्प्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। इम्प्यूनिटी क्या होता है कि एग्जेम्पशन मिला है, जैसे आफ्सपा भी आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर कुछ यहाँ पे अगर फौज ने गलती की है, कल भी हमने देखा एसआईटी बैठा हो, इंक्वायरी करो, जांच होनी चाहिए। ऐसा कोई ब्लैंकेट फ्रीडम किसी को नहीं मिलता है, इम्प्यूनिटी नहीं होता है। एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन इफ देर आर पर्सनल, जिन्होंने रॉन्ग डूइंग किया तो अकाउंटेबिलिटी सेट करो, इम्यूनिटी एज सच नहीं है। तो दिस इज देयर। Plus, the truth is that long decades of violent insurrections, draconian counter-insurgency laws, particularly this Armed Force Special Power Act, इसको आगे देखते हैं 1958, तो इन सब से लड़ने के लिए फौज को भी कुछ हद तक ऐसे एग्जेम्पशंस आफ्सपा के स्पेशल पावर दिए जाते हैं। जैसे कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि इंसर्जेंट्स ने जो फौज के अधिकारी जा रहे थे उसकी ऑफिसर एंड फैमिली पे अटैक हुआ, तो दैट वाज आल्सो नॉट राइट। सो द पॉइंट इज वी नीड टू फाइंड अ वे। और फौज और जो सिक्योरिटी पर्सनल है इनको प्रोफेशनल, एथिकल, अकाउंटेबल, लॉ अबाइडिंग ये होना ज़रूरी है। ट्रस्ट को रीस्टोर करना ज़रूरी है। देन हेल्थ अकाउंट नंबर्स दैट रिक्वायर क्लोजर स्क्रूटिनी। अब यहाँ पे एनालिसिस ये हुआ है कि अभी जो रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हमने हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाए हैं, जो कि अच्छी बात है, हम डिमांड भी कर रहे थे। 1.35% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर किया, जो कम से कम 2.5% होना चाहिए आइडियल केस में, बट 1.35 मतलब ये भी बढ़ा है नंबर, तो विच इज़ गुड। बट अगर इस नंबर को क्लोजली देखें ना, तो ये जो इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस राइज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब बहुत सारे हमने मशीन्स खरीदी या फिर डिफेंस मेडिकल सर्विसेज में हमने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, तो इस एक्सपेंडिचर के कारण ये जीडीपी का ये नंबर बढ़ गया। जबकि बढ़ना था जो करंट एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ना था, डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है हेल्थ केयर में, तो वो नहीं बढ़ा है। तो दिस टेल्स की एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो जीडीपी में होना चाहिए उसमें कोई बहुत ज़्यादा राइज नहीं हुआ है, तो इसीलिए क्लोजर स्क्रूटिनी। सी, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, ये कुछ दिन पहले आपने आंसर राइटिंग में भी इस पॉइंट को सबने बताया था। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत है। कोई बीमार होता है, गरीब बीमार है, तो मतलब बीमार हुआ तो उसका एवरीडे का जो इनकम है वो बंद हो जाएगा, प्लस एक्सपेंडिचर्स बहुत होंगे, तो वो पुश हो जाता है पॉवर्टी में। तो द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट का जो वेलफेयर है वो होना चाहिए। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ नॉट राइट। तो हमें ज़रूरत है कि हम एक्सपेंडिचर भी करें और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें लिमिटेड हेल्थ केयर फैसिलिटी जो हमारे पास है। लो पब्लिक स्पेंडिंग अगर हेल्थ में होती है तो इसका मतलब है लोगों को अपनी जेब से बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं। अब इट कॉजेज रिच पुअर, रूरल अर्बन, जेंडर, कास्ट बेस्ड डिवाइड, और इससे डिफरेंसेस, डिवीजन, फिशर्स आ जाते हैं हेल्थ केयर के सर्विस के एक्सेस में। लोग गरीबी की तरफ धकेल दिए जाते हैं, वो उधार के तले दब जाते हैं, उनको अपने एसेट्स को बेचना पड़ जाता है। तो अवर हेल्थ आउटकम आर वर्स देन इन मैनी। इसके कारण जो ओवरऑल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। अब सी, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में भी देखें तो ज़्यादातर स्पेंडिंग जो है ना वो स्टेट की तरफ से आती है। हेल्थ केयर स्टेट सब्जेक्ट 2/3, 1/3 आ रही है यूनियन से। सो दैट इज़ वाई स्टेट्स के बीच में भी डिस्पैरिटी आती है। अब स्टेट्स को भी ट्रिपल वैमी हो रही है। एक तो लॉकडाउन के कारण इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, तो पैसे कम हो गए, जीएसटी का भी शॉक लगा, और प्लस खर्चे बढ़ गए, तो स्टेट्स के पास भी ज़्यादा फंडिंग्स बची नहीं। एक्सपेंडिचर नॉट यूनिफॉर्म है। हेल्थ ऑफ वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन, और इस एरिया में हेल्थ केयर का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है जो कि एड्रेस नहीं हो पा रहा है। ये प्रायोरिटी में होना चाहिए। अभी जो पैसा बढ़ा ना, खर्चा ज़्यादा हुआ, तो ज़्यादातर बिकॉज ऑफ दिस पार्ट हुआ। डिफेंस मेडिकल सर्विस में अच्छा खासा खर्चा हुआ, और वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इक्विपमेंट्स वगैरह लिए। दिस इज़ अ वन ऑफ मेजर। करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर देखें तो वो केवल 0.97% ऑफ जीडीपी है, मतलब 1.5 भी नहीं है, 1.35 होना, 2.5 चाहिए, और दिस इज ओनली 0.97। सो दैट इज वाई वी से कि एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर हुआ, यहाँ हमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होता है तो दिस टेल्स देयर इज़ अ डिस्ट्रेस। तो एनएसएसओ का जो नंबर आया है कि 1.35% ऑफ जीडीपी हमने एक्सपेंडिचर किया, अगर क्लोज स्क्रूटिनी देखें ना तो दिस इज नॉट ट्रू। एक्चुअली में तो 0.97% ही हमने स्पेंड किया है। देन दिस इज बीइंग फ्री ऑफ ओल्ड वेस्ट। सी, ओल्ड वेस्ट, जो पुराना
ओल्ड वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं या ई वेस्ट होता है। हम वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करें, वेस्ट को कैसे रीप्रोसेस करें, वेस्ट को कैसे रिड्यूस करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो पहले आया स्वच्छ भारत मिशन 1.0, जिसमें हमने बेसिक्स पूरे कवर किए कि कलेक्शन कैसे करना है और एक माहौल, एक मूवमेंट बनाना है स्वच्छता का, लाइक दैट। अभी जो 2.0 है उसकी गाइडलाइन में ये भी है कि वेस्ट को कैसे कलेक्ट किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, प्लास्टिक, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन वेस्ट है, इसको कैसे सेग्रीगेट किया जाए। द पॉइंट इज वेस्ट डिस्पोजल शुड बी आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अब इससे रिलेटेड हमने 25 अक्टूबर को भी एक सवाल देखा था, ये 25 अक्टूबर का है। हैव अ लुक एट द PDF नोट्स दिस ई वेस्ट रिसाइकलिंग। तो हमने उस दिन पढ़ा गैजेट्स क्या होते हैं, गैजेट्स रिसाइकलिंग बैंक बनाए, ऐसे नए नए आइडियाज देखे थे, स्क्रैप कैसे करना चाहिए, व्हाट टू डू, लाइक दैट। फिर हमने इंडिया की ई वेस्ट की प्रॉब्लम भी देखा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, बिकॉज जैसे मोबाइल है, कोई गैजेट है, शेल्फ लाइफ कम ही होती है, फिर उसका क्या होगा, मोबाइल खराब हो गया, उसमें लिथियम बैटरी वगैरह है, उसका एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होता है। हैंडल कैसे करें, साइंटिफिक मैनर में कैसे करें, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा। हैव अ लुक 25 अक्टूबर। उसी के कॉन्टिन्यूएशन में बायो रेमेडिएशन ओल्ड वेस्ट इज द प्रोसेस, डिसमेंटल करें ओल्ड वेस्ट को, मटेरियल उससे रिकवर करें। जैसे एप्पल भी काफ़ी बोलता है कि हम गो ग्रीन पे जा रहे हैं, हम रिकवरी कर रहे हैं, बायो अर्थ जो है उसको रिकवर करें, रिसाइकल करें, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो ये ज़रूरी है, देन ओनली हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना, वो आती है इनको कलेक्ट कैसे किया जाए। जहाँ सोर्स है, जैसे आपके घर में बहुत कचरा है, आप इस कचरे को सिंपली डंप मत करो, आप इसको सेग्रीगेट करो सोर्स पे, कि ये जो गीला कचरा है, ये सूखा है, ये हैजार्डस हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, लाइक दैट। तो इससे जो कलेक्शन अथॉरिटी है उसका काम आसान हो जाएगा। तो स्वच्छ भारत मिशन में अर्बन लोकल बॉडीज़ को अभी कल परसों ही हमने देखा 15th फाइनेंस कमीशन ने अच्छी खासी ग्रांट दी है। अब ये ग्रांट जो मिली है ना, तो ये पैसा प्रॉपरली यूटिलाइज होना चाहिए कि हम जो एफिशिएंट व्हीकल्स हो, जैसे जो गाड़ी वाले आते हैं कि वो आपसे डोर टू डोर कलेक्ट कर रहे हैं वेस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट हुआ, सेग्रीगेशन हो, वेस्ट एट सोर्स कलेक्ट करें, वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ करें, दीज थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। प्लस वेस्ट से क्यों ना हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाए, जैसे गोबर गैस वगैरह हम देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। इससे क्या होगा, जो केमिकल फर्टिलाइजर है उस पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। दिस वी नीड टू डू, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करें, रीयूज करें, रिसाइकल करें, ताकि डैमेज नहीं हो। एट द सेम टाइम उसका हम कुछ अच्छा यूटिलाइजेशन करें, जैसे ऑर्गेनिक कंपोस्ट, लाइक दैट। तो बीइंग फ्री ऑफ ओल्ड वेस्ट। अब ये साइलेंट विक्टिम्स ऑफ वायलेंस है, दिस इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ वरी। बिफोर दैट दिस इज मीडिएशन बिल, ये अभी बिल आया, वेट। इस बिल में ये है कि जो भी विवाद वगैरह होते हैं, आर्बिट्रेशन जो होता है उसको कैसे सेटल किया जाए, उसका क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, लिटिगेशंस कैसे कम किया जाए, ताकि कोर्ट वगैरह में भी जो बोझ है वो थोड़ा कम हो। इसको अभी हम बात करेंगे। दिस इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक फॉर्मेट है। साइलेंट विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। अब सी, दिस इज इंपॉर्टेंट, साइलेंट विक्टिम ऑफ वायलेंस, और वायलेंस भी डोमेस्टिक वायलेंस। तो दिस इज देयर, डेटा बताता है नियरली 30% women in India who were married at some point in their life experience spouse violence, physical और sexual in nature। तो ये NFHS 5 के डेटा ने भी बताया। सो इससे ये चीज़ भी है कि इसमें हम जो स्टेट इंटरवेंशन कैसे हो, लॉज कैसे हो, और इस चीज़ को करेक्ट कैसे किया जाए। अब बिकॉज दिस टॉपिक इज लिंक्ड विद सोशोलॉजी में भी ह्यूमन सोसाइटी वगैरह हम देखते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट। प्लस गवर्नेंस का भी इसमें एंगल है कि लॉज कैसे फ्रेम किया जाए। लॉज जो बनते हैं उनका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट इज राइट टाइप वो इंश्योर कराए। ये साइलेंट विक्टिम्स है, बिकॉज सोसाइटी में भी जैसे वॉइस नहीं हो पाता है, ये चीज़ जो होती है ये सप्रेस रह के चली जाती है। सो दैट इज़ वाई इस चीज़ को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। तो ये स्टेट वाइज अकरेंस दिया है, बरीड इन साइलेंसी, आंध्रा, गुजरात, ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में ये ऐसे नंबर है। देन स्टेट वाइज है, देन चेंज दिस NFHS 4 12 ईयर हाई पे है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। स्पेशली जो लॉकडाउन हुआ इसके बैकड्रॉप में हमने देखा है डोमेस्टिक वायलेंस में नंबर बढ़ा है।
Then this is judicial inaction favors. Then this is presence पॉलिटिकल न्यूज़ है. दिस इज़ वैक्सीन कवरेज पीपल का बढ़ाएं जो बहुत कम है डिसेबिलिटी सेक्शन में. फिगर्स आर not encouraging, so we need to cover more and more number of people. SII to slash Covishield production. Then this is airport. AK-203 rifle to roll out UP facility in a few months. 6 लाख राइफल बनेगी अमेठी में. ट्राई सर्विस ने एक्सरसाइज कंडक्ट किया कश्मीर में. 9,000 फीट पे सिमुलेट किया एनिमी टेरिटोरी. ये जो होता है ना वॉर गेम्स होते हैं, प्रैक्टिस हो रही है अभी कि रियल टाइम वॉर पे हम चेक करें कि हमारी फोर्स कितना रेडी है, कन्वर्जेंस है या नहीं है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है या नहीं है. तो ये एक्सरसाइज जो मॉक ड्रिल्स होती है ये बहुत ज़रूरी होती है. देन दिस इज बाइडन होल्ड्स टॉक विद पुतिन. पुतिन के साथ होल्ड किए टॉक. यूक्रेन जो इन्वेजन है जो लग रहा है हो सकता है, इस बात पे वार्न किया. लेट अस सी. यूएस विल पे द प्राइस फॉर ओलंपिक्स डिप्लोमेटिक बॉयकॉट. अभी विंटर ओलंपिक्स चाइना में होने वाला है. यूएसए बोल रहा है हम यहाँ पे डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट करेंगे. यहाँ की एक टेनिस प्लेयर पे भी जो एट्रोसिटीज हुई वो भी एक बैकड्रॉप है. लेट अस सी. देन जर्मन जो हैं चीफ, उन्होंने भी यूक्रेन पे बोला दिस इज अनएक्सेप्टेबल अगर रशिया यहाँ पे इंटरवीन करेगा. यूएई इज सो ऑसम. 4.5 डे का वीक बना दिया. ऑसम. सैटरडे संडे वीकेंड होगा. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वुड वर्क हाफ अ डे ऑन फ्राइडे. मतलब फ्राइडे को हाफ डे हुआ, फिर सैटरडे और संडे छुट्टी. वेरी गुड. इंडिया में भी होना चाहिए. इजराइल स्ट्राइक टारगेट्स ईरान वेपन्स इन सीरिया पोर्ट. सो दिस इज देयर. देन दिस इज सऊदी ओमान. गुड. सो चाइनाज एक्सपोर्ट ग्रोथ स्लोज, इम्पोर्ट्स क्विकन ऑन डिमांड. सो चाइना भी अब इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आ रही हैं, एक्सपोर्ट कम होगी. चाइना की जो इकोनॉमी है ना वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी. इंडिया की इकोनॉमी का जो कैरेक्टर है वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, मतलब हम जो बनाते हैं वो खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं. और चाइना जो होता है ना वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है. अब वर्ल्ड में अगर चैलेंजेस आ रहे हैं जैसे कोविड-19 हुआ, लॉजिस्टिक्स हुआ, चाइना के साथ ऑलमोस्ट हर कंट्री को टेंशंस हैं, तो इससे एक्सपोर्ट भी इन अ वे हैम्पर होता है. इंपोर्ट क्विकन हुआ है बिकॉज डिमांड राइज हो रही है. अब एक और बात है, चाइना को इतना प्रॉफिट मार्जिन क्यों मिलता था? बिकॉज यहाँ की जो पॉपुलेशन थी ना वो पहले इतना कंज्यूमरिज्म नहीं था. अब यहाँ भी कंज्यूमरिज्म आ रहा है. जो पॉपुलेशन है वो लाइक हायर इनकम ब्रैकेट में आ रही है तो उनकी डिमांड बढ़ रही है. तो दैट इज वाई चाइना का इम्पोर्ट भी ऑन राइज है. दिस इज देयर. दिस इज अ वंडरफुल केस स्टडी. कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि चाइना का जो इकोनॉमिक बबल है ये बस्ट भी हो सकता है. Hyundai planned 6 EVs by 2028. Good, but it is too late. जल्दी आना चाहिए 2028. Then SEBI recast delisting of M&A easier. Domestic air passenger traffic बढ़ गया 10 million mark in November. Good. Then Aramco signed this much gas pipeline deal. Saudi. Then new premium this LIC. So this is there. फिर ये स्पोर्ट्स है. साउथ अफ्रीका टूर भी होगा इंडिया का. टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में डैमेजेस फॉर फेक न्यूज़. ये बहुत बड़ा संकट है ये फेक न्यूज़. ट्रुथ को जितना टाइम लगता है खुद को साबित करने में, फेक न्यूज़ उतने टाइम पे सिवियर डैमेज कर देती है हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को. फेक न्यूज़ एज एन इंडिविजुअल हम क्या करें? एज एन इंडिविजुअल हम ये कर सकते हैं कि हम लेट्स नॉट इन्वॉल्व इन दिस. लेट्स नॉट बिकम अ पार्टनर. हम ऐसे रैंडमली कुछ भी फॉरवर्ड कर देते हैं. हमें पता है कि वो ट्रुथ है या नहीं है. यू डोंट नो अ थिंग. अवॉइड दिस थिंग. तो इससे हम एटलीस्ट हम भी इस क्राइम के पार्टनर नहीं बनेंगे. फेक न्यूज़ जैसी जो चीज़ है ना, इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि लोगों को जागरूक करो कि इंटरनेट पे व्हाट्सएप पे जो चीज़ फॉरवर्ड आ रही है वो ट्रुथ नहीं होता है. 9 out of 10 टाइम्स वो करेक्ट नहीं है. एंड यू डोंट नीड टू बी अ पार्टनर इन दैट क्राइम. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. अर्बन डेवलपमेंट हुआ, कोविड इंश्योरेंस क्लेम्स हुआ, कोविड सपोर्ट हुआ. सो दिस इज देयर. अब ये है इंडिया रशिया मिलिट्री अलायंस. तो इसको हमने पहले भी देखा है. जैसे ये तो AK-203 है. ये $1 बिलियन का ऐसा अग्रीमेंट है. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड रशियन दिस गन ये रिप्लेस करने वाली है इंसास को. ये है ट्रायम्फ भी है. S-400 मिसाइल ट्रायम्फ सिस्टम, ये अभी इसकी डिलीवरी आ गई. फिर एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का लीज पे है. फिर ये 4 फ्रिगेट्स आ रही है नेवी के लिए. देन कामोव का 226
हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पार्टनरशिप में होगा। फिर अम्यूनिशन है, मिसाइल है, असॉल्ट राइफल है, एंटी टैंक सिस्टम है। तो द पॉइंट इज रशिया के साथ जो डिफेंस डील्स हैं पाइपलाइन में भी बहुत है और ओवरऑल इट इज़ वेरी वेरी रोबस्ट। अब ये जैसे राइफल आई, ये राइफल बन रही है कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यूपी, यहाँ कहीं बनने की बात है। तो दिस इज AK-203। ये काफ़ी लाइट वेट है, 3.8 kg का है, कॉम्पैक्ट है, ये फायरिंग इजी होगा, जैम नहीं होगी। तो दिस इज़ अ गुड अपग्रेड एंड मच नीडेड अपग्रेड। तो ये राइफल अब रिप्लेस करने वाली है इंसास को, तो हमारी जो फौज है उसको बड़ा बेनिफिट होगा। गुड। देन चाइना हुंडई रशिया मिलिट्री अलायंस। अब इसके अलावा जैसे अभी 20th मीटिंग हुआ इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन का, तो ये बात हुआ 6 लाख A03 बनेगी। मिलिट्री कोऑपरेशन अग्रीमेंट भी रिन्यू हो गया 2031, 10 साल के लिए। डिफेंस जो डील है वो भी 15 बिलियन क्रॉस हो रहा है, ह्यूज नंबर है। अब यहाँ रिसर्च की भी बात है, बायर की बजाय अपन कोलैबोरेशन करें जैसे ब्रह्मोस टाइप है, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। फिर रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट है, लॉजिस्टिक्स नेवी टू नेवी कोऑपरेशन है, ताकि हमारी जो नेवल रीच है वो भी स्ट्रेंथन हो। बाकी ये रेगुलर पॉइंट्स है जो याद होने चाहिए। फौज में ना एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है स्विफ्टनेस। क्या बहुत बल्कि तो नहीं हो, तुरंत मूव करना तो ईजी नहीं है, स्विफ्ट रेस्पॉन्स दे पाते हो या नहीं दे पाते हो, बिकॉज वॉरफेयर का नेचर बदल रहा है। मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए जैसे 4 धाम हम जो रोड ब्रॉडन कर रहे हैं उसको क्यों डिफेंड करते हैं, ताकि अपन तुरंत अपने टैंक आर्मी वगैरह फ्रंट पे भेज पाए। मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट में जैसे ब्रिज बनाए हमने इतने बड़े ब्रह्मपुत्रा पे, वाई? मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस। ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस में क्विक हो। साइबर और ह्यूज अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी वॉरफेयर आ रहा है, मॉडर्न वॉरफेयर, इन सब के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। प्लस एक और है टेक्नोलॉजी वॉरफेयर एंड दिस परसेप्शन मतलब जैसे ट्रोल्स आ जाएंगे, सोशल मीडिया वॉरफेयर हो रहा है, ये सब नए टाइप्स हैं मॉडर्न वॉरफेयर के। हम MiG-29 ले रहे हैं, 21 सुखोई M30 12 आ रहे हैं, और दिस IG इग्लास शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी आ रहा है। रशिया 200 K226 कामोव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी मैन्युफैक्चर करेंगे। T-90S टैंक है, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है, किरवाक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स है। नेवी लाइसेंस प्रोडक्शन Su-30 का है, स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, Mi-17V5 हेलीकॉप्टर भी है। तो सी एयरफोर्स नेवी आर्मी सब जगह ये कोऑपरेशन है। रशिया को कंपटीशन US फ्रांस इजराइल भी दे रहे हैं, बिकॉज ये भी क्या है, वेपन्स मैन्युफैक्चरर है। तो रशिया का अच्छा है, मोनोपोली भी नहीं है, कंपटीशन भी है। जो बेटर हमें सर्विसेज डील्स एंड हमारे इंटरेस्ट में होगा वो वे फॉरवर्ड होगा इंडिया के लिए। तो दिस इज मिलिट्री अलायंस। अब जो नेक्स्ट है वो है आफ्सपा के बारे में। सो लेट अस क्विकली नो अबाउट आफ्सपा। बिफोर दैट मिस्टर ट्रम्प को ट्विटर ने ब्लॉक किया तो ट्रम्प ने कहा मैं खुद का सोशल मीडिया बनाऊंगा, तो ये उससे रिलेटेड है। बुक्स ऑन एम्पायर है, बुक्स जो वेरियस कॉलोनियल हिस्ट्रीज के बारे में हम देखें। कोलोनियलिज्म वो भी दिस UK। अब ये हम बात करते हैं, दिस इज आफ्सपा। हु रूल्स इंडिया? द पॉइंट इज हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो ना रूल्स, प्रोटोकॉल्स, एथिक्स इससे जवाबदेह रहती है। उनको एक ऐसी इम्प्यूनिटी नहीं मिला है कि फ्री हैंड नहीं होता है मैनी अ टाइम्स, बिकॉज दे हैव टू एक्ट अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल। बट कुछ जगह सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, तो फौज को स्पेशल प्रोविज़न मिलते हैं, और वो ही कहलाता है आफ्सपा। आफ्सपा पहले बना था, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था, प्रेसिडेंट ने भी 1958 में, तो ओरिजिन इसका 1958 में। इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के कारण स्पेशल पावर मिल जाती है मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री फोर्स, एयरफोर्स जो ग्राउंड पे एक्ट कर रही है, इवन जो लैंड फोर्सेस भी है, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन लाइक CRPF, BSF, ITBP एट्सेट्रा। तो मतलब ये जो सिक्योरिटी पर्सनल है इनको एक स्पेशल पावर मिल गई है, और इसी को आफ्सपा बोलते हैं। आफ्सपा का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इनको स्पेशल पावर मिल गई है। अब स्पेशल पावर क्यों मिली? ताकि ये अच्छे से काउंटर कर पाए इंसर्जेंट्स को, और स्पेशली उस एरिया में जो बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, सो दैट इज़ वाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखकर इनको दी जाती है स्पेशल पावर।
अब जो पावर होती है, पावर में अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अनब्रिडल्ड पावर है, जवाबदेही तय नहीं हो रही है, तो हमने ये देखा है पावर का मिसयूज भी होता है, ग्रॉस वायलेशन भी होता है। तो यही एक प्रॉब्लम है जिस पे फिर सवाल उठता है कि हमने क्यों आफ्सपा का पावर आर्म फोर्सेस को दिया है, क्योंकि यहाँ पे एट टाइम्स दिस चैलेंजेस भी आ रहे हैं, मिसयूज भी हुआ है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें आफ्सपा का ग्रॉस मिसयूज हुआ है, दिस इज अ फैक्ट। अब पॉइंट इस जो ब्लैक शीप्स हैं इनको कैसे डील करें, जो ग्रॉस मिसयूज हुआ है इसको कैसे डील करें। तो इंटरनल इंक्वायरी भी होती है। द पॉइंट इज इन सब में एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अब एक कमेटी भी बनी थी 2005 में, जीवन रेड्डी कमीशन था। अब ये जैसे आफ्सपा है ना, दिस इज लाइक समथिंग कि गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, प्रीवियस गवर्नमेंट हो, सी 1958 से इसको रिपील करने का एज सच नहीं किया गया, बिकॉज फौज ये बोलती है कि अगर आफ्सपा नहीं होगा तो हम वर्क ही नहीं कर पाएंगे, इतनी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस है, तो ये बना हुआ है। अब द पॉइंट इज यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट करें। तो इसके लिए पहले तो रेड्डी कमीशन आया, जस्टिस वर्मा कमीशन भी आया, क्योंकि ये जो इश्यूज हुए ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ना डिफेंड किया जा सकता है। तो ये जो भी कल्प्रिट हैं, चाहे वो फौज के ही हो, उनको पनिश करना, उनको अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। सिविलियन लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आफ्सपा में क्या चेंजेस आए इस बात पे अभी फिर डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है। लेट अस सी क्या होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। अंडर सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट, अब इसके प्रोविज़न ये है, स्पेशल पावर क्या है, तो पावर ये है कि सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर यूटी किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है। किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है कि वह इंसर्जेंसी है, वायलेंस है, कंट्री के बाहर से वहाँ पे एक्टिव दिस फोर्सेस वर्क कर रही है, तो उसको डिस्टर्ब्ड एरिया हमने डिक्लेयर कर दिया। अब एरिया डिस्टर्ब हो गया, डिफरेंसेस, डिस्प्यूट्स, अगर मेंबर्स ऑफ डिफरेंट दिस रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप, कास्ट और कम्युनिटी ऐसा कुछ हो रहा है इन सब रीजन के कारण, तो ये तो सेक्शन 3 था कि डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हो गया। सेक्शन 4 क्या बोलता है, आर्मी पावर अगर डिस्टर्ब्ड एरिया में एक्टिव है तो आर्मी को पावर मिल गया है, सर्च किसी भी जगह वो सर्च कर सकती है प्रेमाइस को, अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, फोर्स यूज कर सकती है टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ, डिस्ट्रॉय कर सकती है आर्म्स, अम्यूनिशन डंप्स, फोर्टिफिकेशन शेल्टर्स, हाइड आउट, स्टॉप सर्च एंड सीज एनी व्हीकल। तो दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज भी है तो मिसयूज भी होता है। मिसयूज को कैसे हम स्टॉप करें। सेक्शन 6 जो है वो ये बोलता है अरेस्टेड पर्सन सीज प्रॉपर्टी हो सकता है, इसको पुलिस को हैंड ओवर करना पड़ेगा विद द लीस्ट पॉसिबल डिले। अब लीस्ट पॉसिबल डिले का मतलब कितना है, हाउ मेनी डेज, लाइक दैट। तो पुलिस जो है वो कई बार बाई स्टैंडर्ड हो जाती है और फौज पूरा जो है गवर्नमेंट, पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है अपने हाथ में ले लेती है। तो कई बार जो पुलिस है और फौज है दोनों में क्लैशेस भी हो जाते हैं। सेक्शन 7 जो है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन, गुड फेथ में कर रहा है, ऑफिशियल कैपेसिटी में। प्रोसिक्यूशन इज परमिटेड ओनली आफ्टर द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब फौज ने अगर बाय द वे किलिंग भी हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे परमिशन ऑल के बाद ही जांच हो पाएगी। तो ये जो लॉ लाया गया इसका पर्पस गुडविल ये था कि कंट्री को डिफेंड करने के लिए डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में आफ्सपा इज रिक्वायर्ड। बट व्हाट अबाउट द मिस यूजेज, ग्रॉस वायलेशन जो हो रहा है सिविल राइट्स का, सिविल लाइफ का, इस पे रिफॉर्म्स जरूरी है। सी, civilians have been elected to rule the country. They have a duty to ensure that security forces work under the constitution. फौज है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है। प्रॉब्लम्स नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में जो आती है वो होती है पॉलिटिकल प्रोसेस, नॉट थ्रू अ लॉ। पीपल का जो राइट है, डिग्निटी है, इसमें इम्प्यूनिटी दी गई है फौज को। तो दिस क्रिएट्स डिसबैलेंस फौज में, मिलिट्री और सिविलियन में, और इसको एड्रेस करना जरूरी है। सो दिस इज आफ्सपा. So today we talked about AFSPA. This is old waste, India and Russia bilateral ties. Prepare this question, very important. और नॉर्थ ईस्ट की आज हम अच्छे से ज्योग्राफी समझते हैं. So this is 8th of December 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.